नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मित्रों, गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी बहुत पड़ेगी। इस साल सुपर एल नीनो का साल है, ऐसा बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक देश में और दुनिया में कह रहे हैं। ऐसा 140 साल पहले हुआ था। उस समय तो मनुष्य के पास इतने संसाधन नहीं थे और एयर कंडीशनिंग और ये सब इस तरह से प्रचलन में नहीं थी। तो उस समय मनुष्य एक बहुत बड़ी आबादी मनुष्यों की इसका शिकार हुई थी। करीब 4% लोग आबादी के, दुनिया की आबादी के मारे गए थे उसमें। उसमें भारत के बहुत लोग थे, ऑस्ट्रेलिया था, बहुत सारे इलाकों के थे। इस बार फिर वो शंका है कि सुपर एल नीनो जैसा साल है, लेकिन अब चूंकि मनुष्य तब से बहुत आगे बढ़ चुका है, हालांकि भारत में असमान वितरण जो है अर्थव्यवस्था का, उसके चलते सिर्फ 8% लोगों के पास एयर कंडीशनर है और बाकी जो 92% आबादी है वो इस प्रचंड गर्मी में, जो शुष्क भी है और कई जगह ह्यूमिड और शुष्क दोनों मिलके हमारे तटीय इलाकों में बहुत ही फेटल हो जाती है। और खासकर गिग वर्कर्स के लिए, वो जो दिन में मोटरसाइकिलों वगैरह से काम कर रहे हैं, आपके यहाँ सामान पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, दिन में धूप में ज़्यादा एक्सपोजर है जिनका, ऐसे मजदूरी करने वाले लोग जो हमारे सड़कें बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ये सब लोग बहुत खतरे में होते हैं। धूप में काम करने वाले किसान, खेतिहर मजदूर वगैरह सब, ये सब बहुत खतरनाक स्थिति में होते हैं, क्योंकि जो शरीर में द्रव का संचालन है उसमें बहुत परिवर्तन आता है और ये सूखी गर्मी से फिर वो बहुत डेंजरस हो जाता है कई बार। आज इस विषय पर और ये इस तरह की परिस्थिति आने में क्या क्या चीजें हैं जो योगदान करती हैं, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जिस पर मैं बात भी आज करना चाहता हूं, वो है कि हमारे देश में और दुनिया में भी, लेकिन खासकर हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पुराने वृक्षों की श्रृंखला थी, जो बहुत बड़ी बड़ी 100-100, 200, 150, 150, 250 साल पुराने वृक्ष थे, उनमें हम बुरी तरह से कटाई उसकी कर रहे हैं और उसका विकल्प हमारे पास जो भी है वो बहुत ही मतलब उसे कहें कि अब बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है, वो है लेकिन उसके होने का कोई मतलब नहीं। तो हम अपने पूरे देश को, देश के भूभाग को वन विहीन कर रहे हैं और इस वन विहीनता का विकल्प हमने कोई उस तरह से तैयार नहीं किया है जो नजर आए, और संभव भी नहीं है वो। 100-100 साल, 80 साल, 50 साल के बाद कोई पेड़ उस हालत में होता है जिसे हम क्षण भर में काट देते हैं कथित विकास के नाम पर। और उसके जो नुकसान है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे पास हृदयेश जोशी है। देश में पर्यावरण वगैरह पर हिंदी में काम करने वाले तो बहुत कम पत्रकार हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा ही नहीं। मैं ज्यादातर हृदयेश जोशी की ही बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है मुझे इस विषय की ओर खींचती रही हैं। ये अपना इनका जो यूट्यूब चैनल इन्होंने शुरू कर लिया है, जैसा बहुत सारे पत्रकार आज के दौर में कर रहे हैं या करने को बाध्य हैं, इस परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन पूर्वार्ध इनका बहुत रिच है। येल यूनिवर्सिटी से इन्होंने फेलोशिप भी की हुई है और बड़े प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों जैसे इंडिया टुडे में और एनडीटीवी में, इन सब में काम कर चुके हैं पहले। आप इनको खूब जानते होंगे, मैं बहुत बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि आज मेरे साथ पहली बार है तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इस बारे में मैं बता दूं आपको। हृदय, आपका स्वागत है सत्य हिंदी पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आपके साथ बात करना। बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए कि ये सुपर एल निनो वाला जो मामला है, जो बहुत लोग कह रहे हैं, और गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, जिस तरह से बीच बीच में आंधी वांधी आ रही है, लेकिन गर्मी बहुत लगातार पड़ रही है, कठिन हाल है, इस सब पर जो शंकाएं हैं, आपकी उसमें क्या राय है? देखिए, सुपर एल्निनो की बात करते हुए दो तीन चीजों का जिक्र करना बहुत जरूरी है शीतल जी। गर्मी जो हो रही है, अगर हम देखें तो लोग बहुत अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर आप चार्ट उठाकर देखें, और आपने भी दिल्ली में कई लंबा वक्त बिताया है, महानगरों में वक्त बिताया है, तो दिन के तापमान ऐसे नहीं है सामान्य जैसे दिन के तापमान पहले नहीं हुआ करते थे। समस्या जो एबनॉर्मल हीट की हो गई है या हीट वेव की हो गई है, वो जो है वो मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द 24 आवर का जो सर्किल है, उसमें मिनिमम टेम्परेचर बहुत नीचे है। जैसे कल रात दिल्ली में रात का तापमान, मध्य रात्रि का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब किसी दिन में भी अगर ये तापमान हो पहाड़ी इलाके में, तो हम इसे हीट वेव की श्रेणी में रखते हैं। उसकी अलग अलग अलर्ट के हिसाब से और जगहों, जियोग्राफी के हिसाब से परिभाषा होती है कि पहाड़ के लिए हम हीट वेव की ये परिभाषा होगी और
प्लेन इलाकों के लिए होगी। पर रात का तापमान 35 डिग्री अगर मध्य रात्रि का है तो आपके लिए आराम बिल्कुल करना संभव नहीं है। जो गिग वर्कर्स का अच्छा था कि आपने जिक्र किया, उनके लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और रात को जो अगर तापमान सामान्य नहीं होगा और उसके घर में अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है, एसी वगैरह, तो उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि एक जो गिग वर्कर है वो कितना एसी को अफोर्ड कर सकता है। तो यानी उसके लिए एक नियति उसकी बन जाती है कि वो फिर दिन में अपनी कमाई को लूज करे। जैसे ऑटो वर्कर, ऑटो वाले हैं, दिन में सोते हैं वो थोड़ी देर, क्योंकि उन्हें उनसे चलाया नहीं जा सकता। तो ये तो लंबी बात है, मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात जो आपने कही कि अभी जो बीच बीच में आंधी तूफान आ रहे हैं और इनका जो पैटर्न बना है उसने एक नया संकट खड़ा कर दिया है, जो वेट हीट वेव का संकट है। जब सूखी हीट है तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। उसकी वजह क्या है कि कुदरत ने हमारे शरीर को एक क्षमता दी है कि वो अपने शरीर को अपने आप ठंडा करती है पसीना लाने की प्रक्रिया के जरिए। तो आपने शब्द सुना होगा आजकल, हम तो जो क्लाइमेट पे काम करते हैं लंबे समय से, पर आम जनता के बीच वेट बल्ब टेम्परेचर। ये वेट बल्ब टेम्परेचर आखिर है क्या? जब आपकी त्वचा एक मिनिमम टेम्परेचर तक खुद ठंडा करके ला सकती है, उसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं सामान्य भाषा में, आम आदमी की। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जो कि मानसून में होती थी, वो अप्रैल से ही होने लगी है क्योंकि बरसात कभी भी हो जा रही है थोड़ी देर के लिए। वो अगर वो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो बॉडी जो है वो पर्सपायर नहीं कर पाती, पर्सपिरेशन नहीं हो पाता। तो वो बॉडी एक मिनिमम टेम्परेचर से नीचे नहीं ला पाती। उसी को हम कहते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी जो बॉडी पहले आपकी त्वचा को ठंडा करके 28 डिग्री तक ला पा रही थी, मान लिया जाए, वो अब 32 डिग्री, जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं, 32 डिग्री से नीचे आपकी बॉडी ला नहीं पा रही। उसके लिए फिर आपको कूलिंग चाहिए और एयर कंडीशनर चाहिए, एसी चाहिए। तो ये जो है कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में, जिनका दिल की बीमारियां हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, तो ये सब लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ये साइंस बता रहा है कि 35 डिग्री अगर वेट बल्ब टेम्परेचर पहुंच गया तो देन यू विल स्टार्ट कोलैप्सिंग। अब आपकी बात में आता हूं कि जो आपने कहा कि 150 साल में जो ये अल्निनो इफेक्ट हो रहा है, बहुत संक्षेप में और बहुत ही जितनी सरल हो सकती है भाषा वो करके मैं बताता हूं कि एल्निनो एक रेकरिंग फिनोमिना है जो कुछ कुछ सालों में होता है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के इलाके में बरसात कम होगी। होता क्या है कि अगर हम भारत का वर्ल्ड का नक्शा उठा लें तो प्रशांत महासागर को सबसे दाईं ओर रखें, अगर उसको पानी का एक बहुत बड़ा बर्तन मान लें, तो वहां से ट्रेड विंड्स चलती हैं जो भूमध्य सागर के पास भारतीय महाद्वीप के पास आती है। इंडोनेशिया को माना जाता है मेन पॉइंट, और वहां पर तक वो गर्म पानी को धकेलती है। यह हर साल होता है सामान्य वर्ष में। उसके कारण जो मौसम बनता है बारिश का, वो एक लंबी प्रक्रिया, उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एल्निनो ईयर में क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स जो है या तो कमजोर हो जाती है या रिवर्स हो जाती है, और उस कारण क्या होता है कि साउथ अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका वाला हिस्सा है, वहां पर वो फिनोमेना दिखाई देता है और हमारे यहाँ पानी की बरसात की कमी हो जाती है। इस साल एल्निनो जो है वो सुपर पावरफुल होने की जो बात कही गई है, उसके साथ एक बड़ी चीज जुड़ गई है, वो ये है कि 11 साल का सबसे लोएस्ट मानसून होने वाला है। और मानसून का जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 90% से अब या उससे थोड़ा बिलो, आईएमडी थोड़ा संभल के बोल रहा है, लेकिन 90 या उससे कम है, विच इज वेरी डेंजरस। कि आईएमडी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग टर्म एवरेज जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, कि शॉर्ट टर्म एवरेज आप कल का गलत वो हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म एवरेज ही उनका ये कह रहा है कि जून से सितंबर, जिसे मानसून पीरियड माना जाता है, वो 90% से कम होगा। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही कम होगा। कुछ जगह है जैसे नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए और नॉर्थ वेस्ट के लिए ये कहा है कि कुछ जगहों में ठीक ठाक बारिश होगी, नॉर्मल बारिश होगी, कहीं ज्यादा भी हो सकती है, कहीं बाढ़ भी आ सकती है। तो ये स्थिति है जहां पर अभी हम खड़े हैं। आप बताइए हमारे बारे में, जो थोड़ा बहुत अखबारों से मैंने आपके कार्यक्रम से पहले पढ़ा कि हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जंगल काटने वाले देश में बदल गए। इस बारे में चूंकि आप बहुत सारा, एक तो आप उत्तराखंड में पे बहुत आपकी रिपोर्ट्स हैं लगातार, उत्तराखंड में भी इस बात के बारे में लगातार चीजें वहां से आती रहती हैं, और उसके अलावा हमारे पूरे उत्तर पूर्व में हमने बहुत सारे जंगल काटा है। अब तो अंडमान निकोबार में भी हम काटने के लिए जा रहे हैं, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और जैसी खबरें भी आई हैं। और बाकी जो हमारे जो वन प्रदेश रहे हैं जिसमें आदिवासी रहते हैं,
वहां तो कहा जा रहा है कि नक्सलवादियों के कथित उन्मूलन के पीछे जंगलों को काट के उसके नीचे की खानें और उनमें से कोयला और लोहा और अभ्रक ये सब निकालने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो जरा इस पे सब पे हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि इसमें दोनों इसको चीजें अगर हम शामिल। जी जी इस मामले को अगर हम रिवर्स करके शुरुआत करते हैं तो दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा। जब भी जी हमारे नेता होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्तलिफ राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, या जी। पार्षद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ वाले हैं, ये बढ़ा हम्म, चढ़ाकर एक ही बात कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। तो अपने हम्म, ट्विटर लाइन पर कभी मैं इस बात को लेकर मैं बहस नहीं करता, क्योंकि फिर वो दिन भर बहस में ही लग जाते हैं। लेकिन होता क्या सही। है कि दो वजहें बहुत बड़ी हैं। अगर आप कुछ आंकड़ों को देखें जो मैंने आपके कार्यक्रम के लिए निकाला, और मैंने इस पे एक लॉन्ग आर्टिकल भी लिखा है 1 डेढ़ महीने की रिसर्च के बाद, अगर चाहे तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे सकते हैं। वो एक हाँ हाँ वेबसाइट के लिए जरूर। मैंने लिखा, हाँ 300 करोड़ पेड़ अगले 5 साल में लगाएंगे, 3 बिलियन पेड़ अगले 5 साल में लगाएंगे। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने कही इसी साल। ठीक इसी साल ठीक। उन्होंने कहा कि हम हाँ 5 साल में 300 करोड़ पेड़ लगाएंगे। तो इन हम्म। लोगों की आदत हो गई कि अब ये 100 करोड़ से नीचे में तो बात ही नहीं करते हैं। तो 300 करोड़ पेड़ लगाएंगे 5 साल के अंदर। मैं हाँ आम हाँ आदमी को पर्सपेक्टिव में रख दूं, इसका मतलब ये है कि वो हर साल 60 करोड़ पेड़ लगाएंगे और हर महीने वो 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। हाँ तो इतने पेड़ वो लगाने चाहते हैं, लगाएंगे, ये दावा कर रहे हैं। हाँ। योगी साहब ये कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में उनकी सत्ता में उन्होंने 240 करोड़ पेड़ लगाए। लगा लगाए, वो दिए, कह रहे हैं कि हमने उन्होंने लगा तो दिए। लगा ही दिए 250 करोड़। हाँ यही यही बात है। अब हमारे उत्तराखंड में आपने मुझे कहा कि मैं इसलिए भी वहां से ज्यादा करता हूं कि मैं वो मेरा घर भी है हाँ उत्तराखंड। चंडी प्रसाद भट्ट जी और ये दूसरे कार्यकर्ता ये कहा करते हैं कि जितना पेड़ लगाने की बात सरकार करती है या एनजीओ करते हैं, अगर उतने पेड़ लगे होते तो हमारे पास आज पहाड़ में और जगह कहीं चलने के लिए जगह नहीं होती। तो ठीक। पेड़ लगाना, और मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये आरोप लगाता हूं कि पेड़ हम्म, लगाने का मामला जहां जहां कहा जा रहा है, वहां वहां ये तय होना चाहिए, और वो एक तरह से फाइनेंशियल स्कैम से, क्योंकि हम्म, ठेकेदार के दिए जाते हैं, उनको हम्म, पैसा पास किया जाता है और कोई हम्म, अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती। लेकिन हम्म, अगर मैं ये कहूंगा दो ही हम्म, मुख्यमंत्रियों के नाम लेके, तो मैं हम्म, डिसऑनेस्टी बरतूंगा। अब आप हिमाचल की बात देखिए। हिमाचल में हम्म, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां हम्म, पर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो उनके मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हम्म, हैं कि 2030 तक हम राज्य का फॉरेस्ट कवर 29.5% से बढ़ा के 32% कर देंगे। ठीक। अब मैं एक ही मुख्यमंत्री पर तो जिम्मेदारी नहीं डाल सकता बैलेंसिंग एक्ट के लिए, लेकिन हिमाचल में 2023 और 2025 की बाढ़ ये बताती है कि वहां पर हम्म, जंगलों को किस तरह से काटा गया। और मैंने एज ए रिपोर्टर खुद हम्म, बहुत ही अंदरूनी इलाकों के जाके वहां पर, और वो रिपोर्ट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, जाके अपनी हम्म, आंखों से देखा है कि कैसे पहाड़ के पहाड़ काट के गिरा रहे हैं। तो जब हम्म, काटते हैं तो पूरा पहाड़ काट के गिरा देते हैं जिसमें पेड़ भी हैं और सब कुछ है, और जब हम्म, लगाते हैं तो एक सैपलिंग लगाते हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अभी उसकी हम्म, क्वालिटी पे भी आऊंगा, अभी मैं क्या क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। हम्म, इसके अलावा हम्म, चंद्रशेखर राव जी ने एक तेलंगाना में, उनके राज में एक स्कीम चली थी, और वो शायद अभी भी कांग्रेस की सरकार है तो चल ही रही होगी वहां पर। तो हम्म, मैं वही बात बता रहा हूं जो डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। तो उन्होंने ये दावा किया, वो भी 239 करोड़ की बात करते हैं, मतलब 250 करोड़ से नीचे क्या की बात। बात नहीं कर रहे। वो कह रहे क्या बात। 2015 और 2021 के बीच में हमने 239 करोड़ पेड़ लगाए। अब हाँ देखिए, ये बात हम देश में कह रहे हैं, जिस देश में 57% डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम्म, 78% 76% पॉपुलेशन रहती है, वो हाई हीट स्ट्रेस के जद में है। और जिसके हम्म, जो ये पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, मैं इसको दो तरीके से खारिज करता हूं। पहली तो ये कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और शीतल जी दूसरी बात ये होती है कि जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन होता है वो उस जगह पर नहीं होता जहां हमें नेसेसरली डजंट हैपन एट द प्लेस वेयर यू आर हाँ डेवास्टेटिंग इट। मतलब हाँ आप इसको कहीं और भी कर सकते हैं। हाँ। और ये दलील दी जाती है कि वो जो है, मतलब वहां जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसका एक उदाहरण जो आपने अभी जिक्र उठाया था निकोबार का, उसमें भी था हम्म, कि वो राजस्थान हरियाणा में लगाना चाहते थे, मतलब कुछ हिस्सा उसका, वहीं से खबर अच्छा। निकल के आई थी, लिखना शुरू किया। तो वहां जंगल उजाड़ेंगे, एक समृद्ध जंगल को, और कहीं कोई पेड़ लगाएंगे। अब मैं हाँ, क्वालिटी पे आता हूं। क्या हाँ, होता है, अगर दिल्ली का आप उदाहरण ले लें, तो दिल्ली में सरकार क्या कर रही है कि वो ये कह रही है कि हम ऋतु वन, राशि वन, तीर्थंकर वन, और कुछ इस तरह से नए नाम दिए हैं उन्होंने, जो मैंने पूरा जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, ये लगा के हम वन बनाएंगे। मैनिक्योर और पेडिक्योर होता है ना, जैसे महिलाएं और पुरुष करवाते हैं अपना, जी ये जी वो जी। करना है। मैनिक्योर गार्डन बनाना है, क्योंकि आप समृद्ध जंगल को खत्म करना चाहते हो। दिल्ली का दुर्भाग्य ये है
कि 1910 में जब कलकत्ता से इधर आजादी के राजधानी लाई गई, तो जो, और वो लंबी कहानी है, किसी और कार्यक्रम में जिक्र कर सकते हैं, वहां पर जो पेड़ लगाने की, जल्दी पेड़ लगाने की जिद में अंग्रेजों ने विलायती कीकर लगा दिया, और जो विलायती कीकर आज बहुत बड़े हिस्से को कवर किए हुए है। तो द राइट वे शुड हैव बीन टू रिमूव दैट, जैसे प्रदीप कृष्ण जी ने, जो बहुत अच्छे रिवाइल्डर हैं और बहुत बड़े जानकार हैं, दिल्ली और राजस्थान कई जगह उन्होंने किया, कि उसको रिमूव करके हम नेटिव पेड़ लगाएं। अब आप कहेंगे, आपके दर्शक जो सरकार से इत्तेफाक रखते होंगे, कि दिल्ली सरकार भी तो यही कह रही है कि हम नेटिव पेड़ लगाएंगे, लेकिन नेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आम है इंडिया का नेटिव है। तो ऐसा नहीं होता कि आम को आप कहीं पर भी लगा दें। मैं बस आपका 1 मिनट और लूंगा। तो वो क्या करते हैं कि दिल्ली की जो जमीन है, अगर आप उसे देखें तो दिल्ली की अपनी ही जमीन, और मैंने बड़े परिश्रम से लोगों से जान के सीखा है, वो 4 हिस्सों में है: खादर, बांगर, डाबर और पहाड़ी। यानी जो नदी के साथ की जमीन है वो खादर है, जो ओल्ड फ्लड प्लेन है वो बांगर है, और उसके अलावा जो खारे पानी वाली जमीन है उसे हम डाबर कहते हैं, और पहाड़ी जैसे अरावली वाला हिस्सा जो है वो पहाड़ी है। तो हर पेड़ हर जगह नहीं लगता। अब सरकार क्या करती है, पहले तो रॉन्ग प्लांटेशन करती है, मतलब सही जगह को हटा के, फिर उसमें इतना पानी डाला जाता है और फिर वो बर्बाद होते हैं। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते। कि आप खादर में बांगर वाला पेड़ नहीं लगा सकते, बांगर में डाबर वाला नहीं लगा सकते, पहाड़ी में ये नहीं लगा सकते। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जोधपुर में किया गया रिवाइल्ड का जो एक्ट है, जो प्रदीप कृष्ण जी ने किया, या अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क गुड़गांव में है। केवल 10 साल में एक उजाड़ और बर्बाद हो गए पैच को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले मिट्टी का अध्ययन किया और फिर ऐसा लैंडस्केप ढूंढा जो उसी मिट्टी का लैंडस्केप है जो आबाद है, वही प्रजातियां लाकर लगाई। इस पर मेरा पूरा डॉयचे वेले जो DW है, जर्मन वेबसाइट, उसके लिए पूरा मैंने 10-12 मिनट का वीडियो किया था, कोरोना के समय किया था वो। उसमें दिखाया गया कितनी आसानी से प्रकृति वापस लौट सकती है अगर आप उसको ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेट का रोल उसमें सीमित रखें और साइंटिस्ट और कंजर्वेशन इकोलॉजिस्ट को लाएं। लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो ये है पूरी कहानी जो आपने पूछा। लेकिन ये जो हमारा वन आच्छादित देश में हिस्सा है वो लगातार कम होने की सूचनाएं हैं। आप इस बारे में कुछ बताएंगे? ऐसी बहुत जो सारी पिछली रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कहती है कि हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है, और उसमें भी मैंने एक वीडियो किया है। एक्चुअली वो बड़ी चालाकी से डेटा को प्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ, इन्होंने 2000 में, ईयर में एक आध आगे पीछे हो सकता हो, इन्होंने 2016 की शायद बात है, उसमें पहली बार आया था। इन्होंने क्या किया कि वन कवर, ट्री कवर जो है, उसकी परिभाषा बदल दी। इन्होंने दो, एक हम जंगल कहते हैं फॉरेस्ट, एक होता है ट्री कवर। मेरे घर के पीछे जो पार्क है 4-5, वो भी ट्री कवर के अंदर आते हैं। तो सरकार जब आंकड़ा आपको बताती है तो ट्री कवर और फॉरेस्ट करके बताती है। अगर आप वीडियो देखेंगे, और कोई भी आदमी, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, मैंने सिर्फ रिपोर्ट को करीबी अध्ययन किया उसका, उसके उस कॉलम को देखेंगे कि ट्री कवर कितना है और फॉरेस्ट कितना है, तो आपको पता चल जाएगा मुख्तलिफ राज्यों में। जैसे छत्तीसगढ़ का उदाहरण लेते हैं, मध्य भारत का सबसे घने जंगलों में छत्तीसगढ़ है, वहां पर ट्री कवर बढ़ा है और फॉरेस्ट कम हुए, लेकिन कंपोजिट जब वो दिखाते हैं तो थोड़ा सा फॉरेस्ट को बढ़ा हुआ दिखाते हैं। तो ये फ्रॉड जो है, इसको मतलब मैं अगर सावधानी से फ्रॉड वर्ड यूज ना भी करूं तो ये चालाकी सरकार करती है, क्योंकि वो ईमानदारी से अपनी बैलेंस शीट में तो उसमें तो दिखा ही रहे हैं कि भैया क्या है, मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपसे पूरी बात छुपा रहे हैं। लेकिन जो हेडलाइंस बनाते हैं टीवी चैनल्स या अखबार वाले, अगर वो ईमानदारी से और परिश्रमी रिपोर्टर नहीं होंगे, एडिटर जागरूक नहीं होंगे, तो वही छाप देते हैं जो सरकार कहती है, और वो जो फ्लैश होते हैं टीवी स्क्रीन पर, और वही लूटी जाती है, कभी भी वो नहीं बता। तो ग्रीन कवर जनरली क्या होते हैं शीतल जी, परेशानी है कि ग्रीन कवर जो पार्क हुआ वो जनरली मोनोकल्चर प्लांटेशन होते हैं, वो बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल, जिसे हम सर्विसेज कहते हैं, उसमें उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो सरकार जो है ना, तो एक क्या होता है, ऐसी चीजों में वीडियो बनाना बहुत परिश्रम का काम होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो पढ़ने वाले के लिए परिश्रम का काम होता है, तो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो अगर मेरे जो जितने भी आर्टिकल हैं, 150 आर्टिकल पिछले कुछ सालों में लिखे हैं, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसका MRI स्कैन मिलेगा कि कहां पर क्या गड़बड़ी हो रही है। और लेकिन बहुत सारे वीडियो भी उपलब्ध है, चाहे तो वो भी देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत ग्लूम एंड डूम, बहुत अच्छा काम भी हुआ है। दिल्ली में ही 7 बायोडायवर्सिटी पार्क हैं, आप सोचिए। जो मैंने अरावली का जिक्र किया वो गुड़गांव का है, पर अगर आप कभी दिल्ली आए, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा अपने साथ। तो मैंने एक वीडियो भी किया है, बसंत कुंज से लगे हुए इलाके में बहुत खूबसूरत अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क है, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, 7 बायोडायवर्सिटी पार्क है दिल्ली में।
तो जिनमें से 3-4 बहुत अच्छे बन गए हैं, तो उसमें यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने प्लांटेशन नहीं किया इन दोनों जगह, दे जस्ट लेफ्ट द नेचर टू गेट रिजुविनेटेड। उन्होंने कहा कि जीवन अपने आप करेगी प्रक्रिया, उसको सहारा देते हैं। तो उसके लिए क्यों क्यों कर पाए? क्योंकि जो बायोडायवर्सिटी प्लान है सरकार का, उसके तहत उन्होंने सबसे, और मैं उनका नाम लेना चाहूंगा और हमारी इस पीढ़ी को उनका एहसानमंद होना चाहिए, डॉक्टर सीआर बाबू को दिया। अगर आप जरा भी गूगल करेंगे, डॉक्टर सीआर बाबू, वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोलॉजिस्ट इंडिया एवर प्रोड्यूस, और उनको, उनकी उम्र लंबी हो, वो काफी 80 साल के हो गए हैं और अभी भी एक्टिव हैं। उन्होंने इस पूरे को अपने कमांड में लिया है, और उनके रुतबे की वजह से, उनकी योग्यता की वजह से आज भी सरकार चाहे कोई भी आए, उन्होंने लिहाज किया है। क्योंकि उस आदमी के पास, अगर आप, वो आदमी अपने आप में एक स्टोरी है, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो जूता भी फटा हुआ होगा, कपड़ा भी उनके शरीर में इस तरह का, तो कोई उनके लिए महत्व नहीं है, पर उन्होंने बहुत सारी लोगों को ग्रूम किया, और मैंने उनको काम करते हुए बहुत करीब से देखा, उनसे बहुत सीखा भी है। तो उन्हीं के साथी जो हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, तो उससे कुछ एक बहुत, और दिल्ली के बाहर लोगों ने प्रेरणा भी ली है अच्छा काम करने की। अब मैं आपको खतरनाक इलाके में छत्तीसगढ़ लाना चाहता हूं, जिसपे आपने वो रेड कॉरिडोर वाली एक बड़ा काम किया हुआ है पहले से, और नक्सलों पे काम किया है, तो जाहिर है आपका जंगल में रुचि रहती है, तो जंगल समेत काम किया होगा। वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वहां से भीषण खबरें आती हैं हसदेव के जंगलों को कटने की, और तमाम तरह का ऑलरेडी बहुत सारा काटा जा चुका है, बहुत बड़ी संख्या में। जो फोटोज आती हैं वो बहुत डरावनी और दुखद लगती हैं कि 200 साल पुराने, 150 साल पुराने, 250 साल पुराने बड़े बड़े पेड़, बहुत मोटे तने, और काटे जा रहे हैं। इतने बड़े पेड़ पैदा करना तो बहुत, मैं जानता हूँ कितना समय लगता है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, और इसको लेकिन काट देना तो बहुत आसान है। इस पर जरा सा बताएं हम। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। छत्तीसगढ़ आपने नाम लिया, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। अगर हम उसको ज्यादा उस विस्तार दें और मध्य भारत कहें, या हिमालयी फॉरेस्ट कहें, या वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहें, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, तो इन जगहों में सर क्या होता है कि जो हमें लोगों में इकोलॉजिकल समझ बढ़ाने की जरूरत है। लोग एनवायरमेंट को बड़ा ही सॉफ्ट बीट समझते हैं, बट इट इज मोस्ट साइंटिफिक बीट, बहुत साइंटिफिक बीट है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, और दूसरा बहुत थ्रेट है इस बीट में काम करने में। मतलब अब जो सरकार ने नए कानून बनाए हैं, उसमें वो किसी भी एक्ट के तहत किसी भी पत्रकार के ऊपर ये चार्ज लगा सकती है कि वो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहा है। तो मोटी उसका एक्स्ट्रापोलेशन बोल रहा हूं जो है, तो उसमें लोगों को समझने की जरूरत है कि जगह जगह जो जंगल बर्बाद हो रहे हैं, वो विभिन्न कारणों से हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो आपने हसदेव का जिक्र किया, और मुझे यहां पर अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, वहां भारत में अगर देखें तो हसदेव में क्यों खुदाई हो रही है? कोल के लिए। भारत की कोल पावर जो है, और इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है एनर्जी कि हमारी बिजली कैसे पैदा होती है। भारत की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इस समय 530 गीगावाट के आसपास है, एग्जैक्ट आंकड़ा इसके आसपास ही होगा, 530 गीगावाट। और भारत की जो बिजली है, उसमें से 50% बिजली जो है सरकार कहती है वो क्लीन एनर्जी से बनती है, यानी कोयले का रोल, और कोयले के साथ तेल और गैस से जो बिजली घर चलते हैं, उनका रोल 50% से कम है। लेकिन जब बिजली हम यूज करते हैं, आउटपुट जो बिजली का आता है वो 70% से ज्यादा बिजली हमारी, और गर्मियों में जब पीक पावर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे अभी हो गई थी, तब तो 75% से भी ज्यादा बिजली जो है वो कोयले बिजली घरों से आती है, यानी उन बिजली घरों से जहां कोयला या गैस या तेल इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादातर 99% कोयला। उस कोयले के लिए सारी चल रही है लड़ाई। तो हसदेव के जंगल जो हैं, उनके पक्ष में जो आर्गुमेंट है वो ये है कि भारत के पास आज 3.5 लाख मिलियन टन कोयला है, जो जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट की जानकारी है। 3.5 लाख मिलियन टन कोयला है, और भारत की वार्षिक जो कोयले की पूरी इस्तेमाल है, कोल इंडिया का जो पूरा है, वो 1000 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। मोटा हिसाब ये है कि भारत अगर अपने कोयले का पूरा को अगर दुगनी भी क्षमता इस्तेमाल करने लगे, जितनी अभी करता है, डबल भी हो जाए हमारी क्षमता बिजली की जरूरत की वजह से, तो भी भारत अगले 50 साल में अपना कोयले का बहुत ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। तो तर्क ये दिए जाते हैं जो प्रकृति बचाने वाले लोग हैं कि अगर आपके पास इतना ज्यादा कोयला है, तो आप उन जंगलों को पहले काटो या वहां से कोयला निकालो जो जंगल समृद्ध कम है। हसदेव एक बहुत ही समृद्ध जंगल है, और उसे एक बार वहां पर आप कर चुके हैं। सो
सरकार क्या पेश करती है कि ये एनजीओ वाले आ गए, रिपोर्टर आ गए, ये आ गए, ये लोग जो है प्रगति तरक्की के खिलाफ है। अरे हम कह रहे हैं कि आपकी तरक्की के साथ हम आपकी इकोलॉजिकल सर्विसेज को बचाना चाहते हैं। जी ये तो एक चीज हो गई, ठीक है, जी और ये जी। सब जगह हो रहा है। दूसरी हाँ। चीज जो समस्या आ रही है जिसमें ऑडिट नहीं हो रहा है शीतल जी, वो है लीनियर प्रोजेक्ट। जो हम्म। हाईवेज और रेलवे लाइंस खींची जा रही हैं, हम्म। मेरे पास डेटा नहीं है, और कोई भी आदमी जाके मुझे चैलेंज कर सकता है, तो मैं कहता हूं कि आप इसका पता करा लीजिए कि कई हाईवे ऐसे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रोड हमारे एक डॉक्टर ये जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते हैं डॉक्टर एसपी सिंह, बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, पता नहीं वो पब्लिश हुआ नहीं हुआ, मुझे देखने के लिए भेजा था उन्होंने, पढ़ने के लिए, जिस मतलब कोलीग। तो कहा था कि इसको पढ़ो जरा, तो वो आर्टिकल बड़ा प्यारा था। उन्होंने कहा था कि रोड मेक्स एवरीबडी हैप्पी, रोड का कोई विरोध नहीं करता सड़क की। लेकिन उसकी दूसरी बात जो उस आर्टिकल के अंदर थी, वो था कि रोड का कभी ऑडिट नहीं होता, कि मतलब इस हम्म। रोड की जरूरत है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे हाईवेज पूरे देश में निकाले हैं सरकारों ने, पहले कम होता था, बीजेपी डज एवरीथिंग इन इंडस्ट्रियल स्केल, तो वो अब ज्यादा होता है। तो हम्म। उन के कारण बहुत समृद्ध हैबिटेट जो है वो खत्म हो रहे हैं। ओ। मतलब जानवर इधर का उधर नहीं जा पा रहा है, उधर का इधर नहीं आ पा रहा है। हम्म। छत्तीसगढ़ के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट ये कहती है, मैं कोई भी बात इस कार्यक्रम में ऐसी अपने मन से नहीं कह रहा हूं, वो कहती है कि वहां सिचुएशन पैराडॉक्सिकल है। ओ। वहां पर हाथियों की जो संख्या है वो बहुत कम है। मैं डेटा याद नहीं है इसलिए डेटा नहीं बोल रहा हूं, पर वो ये दिस इज रिटन इन द WI रिपोर्ट। और वहां हाँ। पर मरने वाले हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओ। और वजह क्या है इसकी? हाँ। वजह इसकी यही है कि आपने हाथियों के हैबिटेट पे असर डाला है, क्योंकि वो इलाका सरगुजा से, और ये सरगुजा का जो इलाका है जहां पर ये है, जिस 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 इलाके में, अंबिकापुर वाले इलाके में ये हसदेव है, उसी से लगा हुआ जसपुर का इलाका है झारखंड का, और साथ में उड़ीसा भी जुड़ता है, तो एक ट्राई जंक्शन सा एक पूरा इलाका बनता है। सारे हाथियों का मूवमेंट है। तो बहुत समय से एक डिमांड चल रही थी कि एक एलिफेंट कॉरिडोर चाहिए, एलिफेंट जब चलता है तो उस मूवमेंट के लिए जगह चाहिए, है ना। और गांव वालों पे ये होता है बहुत, ये बहुत आसान है, लेकिन गांव वालों की दिक्कतें भी मैंने जब एनडीटीवी में था तो कवर की थी। वहां जाते हुए उनके लिए एक आतंकी सी स्थिति हो जाती है कई बार। हाथी जो है महुआ पी लेते हैं जो बनाया के रखा है, महुआ को खा लेते हैं, उन्हें नशा हो जाता है, एंड देन दे स्टार्ट रैम्पेजिंग ऑल अराउंड और नष्ट करने लगते हैं। लेकिन सरकार जो है वो इस तरह से कॉरिडोर बनाने के लिए इस रास्ता क्यों देगी? वो तो सड़क बनाना चाहती है, वो बांध बनाना चाहती है, वो माइनिंग चाहती है। तो अब इस चीज में एक जो है, मैं यहां पर काटती भी चल रहा हूं, जो लोग इस बात को सुन के कहेंगे कि लोग ये कहते हैं अरे नहीं, हमें कोयला बहुत सारा आयात करना पड़ता है, बहुत सारा तो नहीं, कुछ कोयला। वो आपसे इस बात को छुपाते हैं कि हमारे पास कितना भी कोयला निकाल लें, वो कोयला हमें आयात ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम दो चीजों के लिए कोयला चाहिए हमें, एक तो बिजली बनाने के लिए, दूसरा मेटलर्जी के लिए, यस। यानी स्टील बनाना है, स्टील, हमारे धातुओं की। हाँ स्टील कारखानों के लिए उसके स्पेशल लिए हमें कोयला जो हो। कोयला चाहिए, उसके लिए जो हमें कोयला चाहिए, वो कोयला जिस वैल्यू का होता है वो हमें मैक्सिमम आयात करना पड़ता है। और दूसरी चीज क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। इसलिए मैंने कहा बहुत फैसिनेटिंग साइंस है। अगर अगर आपका प्लांट जो है वो समंदर हाँ, के पास है, तो आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा के शायद सस्ता कोयला ले सकते हैं, सही बाकायदा छत्तीसगढ़ से, क्योंकि मरीन का जो ट्रेवल है वो आसान होता है, सही सस्ता बात। होता है। सही बात। तो इन सब कारणों को बताते नहीं है, और आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, क्योंकि पूरी बात नहीं सुनते, आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं कि ये विकास के खिलाफ बोल रहे हैं। वो विकास, हाँ। अगर आप उसकी इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आप विकास, जैसे उत्तराखंड में बहुत बड़े समय से एक प्रॉब्लम चल रही है, जो बात लोग कहते हैं कि चार धाम हाईवे के बारे में। जी कल ही एक, आपने देखा होगा ट्विटर पे वो आई थी, तस्वीर आई थी, वीडियो आया था कि तेंदुए ने महिला को मार दिया। मैंने जी कितनी जगह जाके बोला है कार्यक्रमों में और इधर उधर कि जंगली जानवरों के हमले उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या बन रहे हैं, हमें सस्टेनेबल रोड चाहिए जो गांवों को अस्पतालों से जोड़े। वो रोड नहीं बनाएंगे कभी, जी बड़े जी बड़े हाईवे बनाएंगे, और उस जी हाईवे को बनाने के लिए सारे नियमों को सरकमवेंट करेंगे। जी जी। मतलब कि अगर आपको 100 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क को के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, हम्म। और आपकी सड़क की लंबाई 800 किलोमीटर है, तो 8 हिस्सों में तोड़ देंगे और दिखाएंगे कोर्ट में कि भैया ये 8 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये हुआ है, पब्लिश्ड है, आप इसको जरा गूगल कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की और कई रिपोर्ट्स आपको मिल अच्छा, जाएंगी। समय अब सीमा पे आ रहा है, तो कुछ जी और विशेष आप बताना चाहें इस कार्यक्रम में? हमारे दर्शकों को पहली बार आपसे भेंट हुई है, तो मैं प्रश्न करने के लिए आपसे ही उत्तर सुनना चाहता हूँ। कुछ विशेष बात आप कहना चाहें तो जरूर कह दें, 1-2 मिनट।
नहीं, बस मूल बात यह है कि जो एक चीज जनरली कहा जाती है कि इन्वायरमेंट जो है उसकी बात करना इकोनॉमी के खिलाफ है। ये बात न केवल गलत है बल्कि एक बात पूरी तरह से विरुद्ध है इस बात की। और ये बात मैं केवल अपने कन्विक्शन के हिसाब से या लोगों के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस आधार पर कह रहा हूं कि और कई रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं। एक रिपोर्ट में दिमाग में आती है जो 1960 से लेकर 2016 तक के आंकड़ों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया और ये पाया कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स ने गरीब देशों को और गरीब बनाया है और कुछ समृद्ध देश जो है ज्यादा समृद्ध हुए हैं। उसमें भारत का नाम है और उसमें लिखा गया है कि भारत ने अगर पिछले 50 साल में अगर ये मुश्किलें ना झेली होती, आपदाएं न झेली होती, तो आज उसकी जीडीपी 30% ज्यादा होती। इट इज रिटन ब्लैक एंड व्हाइट में ही। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम पूरे 2 घंटे हम बात कर सकते हैं प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बात करके, लेकिन समस्या यह है कि उसकी ऑडिट नहीं होती है कोई, और उस पर कोई बात करने को भी वो नहीं है। और जनरली जो मैं ये कहना चाहता हूं इसलिए कि आप एक लिबरल पत्रकार है और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसको लेने की जरूरत नहीं। लिबरल पत्रकारों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, वो सोशली तो लेफ्ट है और सोशली लिबरल है, पर इकोनॉमिक के मामले में वो एक बात कहते हैं कि नहीं, पैसा तो उद्योगपति से आता है, क्योंकि ऐसा सच नहीं है। मतलब वहां पर वो भी राइट विंग जो पॉलिसी है उनको अपनाते हैं। वेयर लेफ्ट इज राइट एंड राइट इज लेफ्ट। ठीक है आपने। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद हृदयेश, आपने समय दिया और उम्मीद थैंक यू है सर, कि बहुत आपके शुक्रिया। आपके पास जो मुझे लगा खजाना मैं है, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके खजाने से फिर हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें अपने दर्शकों के लिए हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुए। थैंक यू, नमस्कार। बहुत शुक्रिया।